जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में शायद बचपन में कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार हमारी पार्टी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किसी ने कुछ रिमार्क कर दिया था। मैं उसकी यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंट्राडिक्ट किया था। कि ऐसे मैंने कहा प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके खिलाफ किसी डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था। और आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने, चाहे वह कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे हमारे देवगौड़ा जी रहे हों, नरसिम्हा राव जी रहे, कोई रहा हो, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द मैंने कभी प्रयोग किया हो? किसी को हमने कहा हो कि मर जा। जो प्रधानमंत्री कलेजा निकाल कर देश की सेवा कर रहा हो बराबर गरीबों के लिए, उसके लिए ऐसे नारे लगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि इस प्रकार की नारेबाजी करने वाले लोगों को कृपया वो दूर रखें। तो आप संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं, इंस्टीट्यूशंस जब कमजोर होते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है। तो आपको लगता है कि विपक्ष से किसी को उठ खड़ा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ऐसे नारेबाजी नहीं होनी चाहिए इस आंदोलन में? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं विपक्ष को उपदेश नहीं देना चाहता, और न हमसे वो उपदेश की अपेक्षा भी रखते हैं। वो स्वयं समझदार लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, वो स्वयं फैसला करें उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सब सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस की गरिमा बनाकर। कई ऐसी घटनाएं मेरे जीवन की हैं जिसका मैं खुलासा करूंगा तो लगेगा किस तरीके से हमने उनका सम्मान किया है। कभी कभी पार्टी के हितों के विरुद्ध जाकर भी किया है मैंने। मर्यादाओं को तोड़कर यह राजनीति करने का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इसमें अपने जीवन की सार्थकता मैं नहीं मानता हूं। जब तक राजनीति करूंगा, कोशिश यही करूंगा कि मर्यादाएं किसी भी सूरत में टूटने न पाए। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे और वहाँ पर पीडीपी और एनसी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं थी? सारे लोग आज़ाद थे। ऐसा नहीं था कि कोई नज़रबंद था, सबको घूमने टहलने की आज़ादी थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं कश्मीर के इस बार, स्थानीय निकायों के अथवा जो ग्राम पंचायतों के, उससे स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद और अलगाववाद हारा है और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जीता है। पीडीपी का कहना है, फारूक अब्दुल्ला का भी कहना है, और फिर आगे जाके महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में सब चीफ मिनिस्टर्स हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो
इदारों को इस्तेमाल कर रही है एज अ पॉलिटिकल टूल, चाहे सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कि विक्टिमाइजेशन हो रही है ऑफ नॉन बीजेपी पार्टीज? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। विक्टिमाइजेशन की जरूरत क्या है? हम हताश हों, हार रहे हों, डूब रहे हों, तब तो विक्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम देख रहे हैं लगातार हर राज्यों में हमको विजय प्राप्त होती ही जा रही है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन हो, सभी जगह हम जीत ही रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि आप जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इन इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके ऊपर जो है हम लोगों ने इन सब सारे जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया है कि वो कह रहे हैं कि आपने फारूक अब्दुल्ला पर किया है, ममता जी कह रही हैं कि वहाँ पर हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तेलंगाना में नहीं, ऐसा नहीं। तेलंगाना में किसके ऊपर किया? नहीं, सबका कहना है कि इलेक्शंस जब आते हैं तो ईडी का इस्तेमाल होता है, सीबीआई का इस्तेमाल होता है उस राज्य में उन पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालने। सबसे बड़ा इलेक्शन तो लोकसभा हो गया। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी? किसके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी? देश की जनता ने फिर भी मोदी जी को जबरदस्त मैंडेट दिया कि नहीं दिया? तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए यह सब आरोप, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो इदारे सारे इंडिपेंडेंट हैं और इन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? कोई सवाल ही नहीं। पर इनका जो राजनीतिक दुरुपयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि यही आरोप है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज यही आरोप लगा रहे हैं कि प्रेशर, बीजेपी जो है प्रेशर डालती है इन सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। अब है, हो सकता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हो तो ये सब एजेंसियां तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, तो शायद इसलिए कहते होंगे वो बीजेपी को टारगेट करते होंगे कि और जो बीजेपी के कहने पर हो रहा है। और जो बीजेपी के दोस्त हैं या फिर जो बीजेपी के खास माने जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उनके खिलाफ कोई ईडी केसेस नहीं होती। ऐसा तो मुझे ध्यान अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, जरूर जिनके खिलाफ जहाँ कानून की कुछ की आवश्यकता पड़ेगी वो कानून अपना काम करेगा। उसमें उससे सरकार को जोड़कर देखना अथवा पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत वो कुछ किया जाता हो। सर, आप यूपी के सांसद हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगी कि वहाँ पर जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लड़कियाँ, जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहती है, विलिंगली शादी करना चाहती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता, और जब वो हिम्मत करके करना भी चाहती है तो अब इस लॉ के तहत उसे और भी सब्जुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे। ये सबको पता था कि ये होने वाला है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बहुत से राज्यों में ये एंटी कन्वर्जन लॉ को मिसयूज़ होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए। पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। और जहाँ तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते, तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूँ कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूँ। फिर उसका हक होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लड़की कन्वर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा। आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फोर्सफुली, जबरन, लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी मामले आए हैं। जब ऐसे इस दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूँ सरकारों ने जो कानून बनाया है, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है। जब ऐसे केसेस आते हैं सर, तो फिर वो जो
इमेज होता है बीजेपी गवर्नमेंट का कि एक जबरन हिंदुत्व पॉलिसी जो है, एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाकर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, ये एक पॉलिसी मैटर है, कभी नहीं समझा जाता है। कहीं नहीं। मैं तो ये मानता हूँ जो सच्चा हिंदू होगा वह जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए। 1916 क्योंकि दुनिया का इकलौता देश यह भारत है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने का काम दुनिया के किसी एक देश ने किया है तो भारत ने किया है, दुनिया के और किसी देश ने नहीं किया है। इसलिए जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने हैं सभी भाई भाई हैं।